आप 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट रैंक स्टूडेंट हैं। यूपी बोर्ड की जो रिजल्ट्स आया है 2023 में जी। आप कितने घंटे पढ़ते थे 12th में? मैंने आइडिया रहता है कि मुझे क्या स्ट्रीम लेना है। क्या आपने पहले से मन बना लिया था साइंस ही लेना है? महोबा जैसे ज़िले में पढ़ के आप फर्स्ट रैंक पाए पूरे प्रदेश में। तो मैंने मतलब वो सोचा नहीं कि इतने लोग मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह से वो दे रहे हैं। अपने आप से कंपटीशन रखा मैंने। तो ये बहुत आपने सही बताई। मतलब फैमिली वालों को मतलब एक्सपेक्टेशन थी मतलब जिला में आ जाएगा, क्योंकि मतलब विद्यालय में उनको पहले ही से पता था जब आप पैदा हुए थे शुभ संदेश मिले। और बुंदेलखंड से पहली बार मतलब कोई टॉपर निकला है, तो ये भी मतलब अच्छा लगा कि और लोगों को भी मैं इंस्पायर कर सकता हूँ। आया तो एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको मतलब यूट्यूब से देख लिया, और जैसे कॉपी वगैरह कैसे लिखनी है और इसके अलावा कॉपी कैसे चेक होती हैं, इस टाइप के मतलब जो क्यूरियस वीडियो हैं वो देखे थे। तब प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन मतलब यही है कि जो जिस भी लाइन में मतलब प्राइवेट अगर फील्ड में भी हूँ तो जिस तरीके से मतलब इंडिया कंट्री के लिए बेटरमेंट कर सकता हूँ। जैसे अगर प्राइवेट जॉब में भी जाऊँ तो क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए। कॉलेज में तो मतलब ऐसा होता है थोड़ा मतलब लाइफ चेंज हो जाती है, मतलब उसमें वैसा कॉम्पिटिशन नहीं रहता कि आपको फर्स्ट रैंक लानी है। सबसे पहले तो एक बात मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि बोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। तो मतलब जो है अगर कोई असफलता मिलती हुई बीच में तो निराश ना हो, ज़्यादातर काम करते रहें, और अगर सक्सेस मिलती है तो उसको एक पॉजिटिव वे में रहे। ऐसा नहीं कि मतलब अब मैंने सब कुछ पा लिया तो अब कुछ नहीं करेंगे आगे। तो मतलब मेहनत लगातार करते रहे। आप 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट रैंक स्टूडेंट हैं। यूपी बोर्ड की जो रिजल्ट्स आया है 2023 में जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप युवाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं। आप महोबा से हैं। अपने बारे में बताइएगा कि आप कहाँ पढ़ते थे। यूपी बोर्ड में आपने टॉप किया, तो प्लीज़ टेल मोर अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, एंड ये मतलब मेरे लिए एक बहुत फॉर्चुनेट है कि आपसे मिलने का मौका मिला। फॉर्चुनेट तो हम है कि आपसे मिलने का मौका हमें मिला। आपकी जो जर्नी देखी बहुत इंस्पिरेशन है। और मैं महोबा ज़िले से चरखारी नगर से हूँ, और मैंने पिछले वर्ष 2023 में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। करेंटली अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में। अगर तो मैं कहाँ पढ़े थे, किस स्कूल में पढ़े थे 12th? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चरखारी से, वहाँ से विद्या भारती का स्कूल है। ओके। सो जब आपकी प्राथमिक विद्यालय जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो सब महोबा में ही हुई? हाँ मतलब चरखारी नगर से ही हुई थी। ओके। हाँ, शिशु मंदिर विद्या मंदिर। अच्छा, एंड देन वहाँ से 12th और अभी यहाँ बिट्स पिलानी में आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। आगे क्या करने के सोचे हैं? अभी मतलब एक तो यही इंजीनियरिंग में है प्राइवेट, और दूसरे एक माइंड में मतलब आईएएस का भी है कि यूपीएससी का अटेम्प्ट दूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप 12th में यूपी बोर्ड में फर्स्ट रैंक पाए हैं, तो कितने परसेंटेज आया था? 97.8%। 97 पॉइंट। आपने इसका मतलब लगभग 2% छोड़ दिया है या? हाँ, 11 मार्क्स कट हो। अच्छा, वो भी सोचते हैं कभी कभी कि और मिलना चाहिए था, या ठीक है खुश है कि नहीं इतना मिला है? में 99 रहेगा, उसका 100 का था। अच्छा, एक मार्क का गमी है। वो एक होता है 100 आउट ऑफ 100 का एक अलग वो रहता है, तो उसका वो था। बाकी तो मतलब जितना मिला उतना बहुत है। उतना बहुत है। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे 12th में? इसका मतलब मैंने 2-3 फेज में मतलब तोड़ा। जैसे स्टार्टिंग में तो मतलब जैसे स्कूल के 6-7 घंटे और 2-3 घंटे कोचिंग के। फिर इसके अलावा ऐसे जो सर ने स्कूल में पढ़ाया एक्सरसाइज वगैरह मैथ की और फिजिक्स में डेरिवेशन वगैरह, तो उसकी प्रैक्टिस कर ली। तो वो लगभग मतलब 2 से 3 घंटे वो वेरी करता था। जैसे किसी दिन ज़्यादा काम मिला स्कूल में तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया 3 घंटे तक, किसी दिन थोड़ा कम मिला तो वो 2 घंटे। और इसके बाद फिर जैसे अक्टूबर के आसपास मतलब जब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर मतलब वो सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे की, और उसमें मतलब रिवीजन वगैरह, क्वेश्चन बैंक के लगाना, पीवाईक्यू लगाना, और फिर लास्ट में बोर्ड में मतलब जनवरी से 2 महीने पहले। और फिर मतलब वही था कि स्कूल वगैरह बंद हो गए थे, तो प्री बोर्ड के बाद फिर 10 से 12 घंटे मतलब पूरा टाइम जितना ज़्यादा दे सकता था सेल्फ स्टडी को दी। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आती थी तो कैसे उसको मन को कैसे स्ट्रांग बनाते थे कि एग्ज़ाम में अच्छे करने के लिए? डर नहीं लगता था कि, या डर लगता था उसके बाद भी किसी तरह अच्छे से करते थे? मतलब एग्ज़ाम में जैसे मतलब पहले से ही मतलब वो था, मतलब पहले स्थान आता रहता था, लेकिन बोर्ड में मतलब थोड़ा सा वो डर लग रहा था, क्योंकि जो है पहली बार दिया था। 10th में कोविड आ गए थे, तो कई सारे डाउट्स भी आए मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले कि जैसे कहीं टाइम ना छूट, क्वेश्चन ना छूट जाए, और किस क्वेश्चन को कितने पेज लिखें, और क्या क्या चीज़ें ले जाएँ, इसका यूज़ करें कि ना करें, तो कॉपी कैसे लिखें। तो कई सारे डाउट्स आए, तो उसको मतलब सीनियर वगैरह से पूछा जो दे चुके हैं पहले, और यूट्यूब वगैरह में भी सर्च किया। तो मतलब डर लग रहा था, लेकिन मतलब जब पहला पेपर हुआ तो उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया कि हाँ होम एग्जामिनेशन जैसे ही है। तो फिर लगा कि डर के आगे जीत है, तो जीत पाने की
स्टार्टिंग में मतलब पेपर जब बैठा लिखने तो 15-20 मिनट लगता है कि हाँ मतलब थोड़ा बोर्ड पेपर है अच्छे से देना, मतलब बिगड़ना नहीं चाहिए, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, अपने जैसे होम एग्जामिनेशन देते हैं नॉर्मल हो जाता है। तो आपको जब 12th में जब आप PCM आपने कहा कि आपने लिया है, तो क्या पहले से ये सोचे थे कि मैं साइंस स्ट्रीम ही जाऊंगा, या क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो 8th में 9th में 10th में ये नहीं आइडिया रहता है कि मुझे क्या स्ट्रीम लेना है, क्या आपने पहले से मन बना लिया था साइंस ही लेना है? मतलब मेरा बचपन से ही 6-7-8 में ही मतलब मैथ मेरी बहुत स्ट्रांग थी, एक फेवरेट सब्जेक्ट था, और साइंस भी अच्छी लगती थी, तो वो मतलब मेरा PCM में तो मतलब क्लियर था, मतलब उसमें डाउट नहीं होता। तो आप ये बात बताइएगा कि जब आप महोबा जैसे ज़िले में पढ़ के आप फर्स्ट रैंक पाए पूरे प्रदेश में, तो आपको कभी लगा नहीं कि कोई बड़े बड़े शहर में लोग हैं, लखनऊ में है, वाराणसी में है, या नोएडा में है, तो ये भी सब यूपी बोर्ड की स्कूल्स यहाँ भी हैं, तो आपने एक तरह से कर दिखाया है कि छोटे शहर में भी पढ़कर आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, इसके माध्यम से देखेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैंने मतलब इतना ज़्यादा सोचा नहीं कि मतलब इतने लाख लोग स्टूडेंट्स दे रहे हैं, मतलब मैंने अपना कॉम्पिटिशन अपने आप से रखा कि मेरा ये था कि अपना 100% देना है हर पेपर में, और 95+ एक टारगेट किया था मैंने। तो मैंने मतलब वो सोचा नहीं कि इतने लोग मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह से वो दे रहे हैं, अपने आप से कॉम्पिटिशन रखा मैंने। तो ये बहुत आपने सही बताई, ये सब सीखने वाली बात है सबको कि ओवर थिंक ना करें, बहुत ज़्यादा सोचिए ना कि ओवर प्रेशर ले लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर, वो एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं कि आप अपना जो बेस्ट करने का कोशिश करिए, रिजल्ट अपने आप बेहतर से बेहतर आएगा। अपना मतलब स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, दूसरे की मतलब वीकनेस के कंपेयर में, स्ट्रेंथ के कंपेयर में अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। करेक्ट। और जब आपको फर्स्ट रैंक आया, ये पता चला, तो हाउ डिड यू फील कि आज भी एक तरह से कि ये तो इतिहास में हमेशा रहेंगे कि 12th में आप यूपी बोर्ड में फर्स्ट रैंक आपको मिला, वो कैसे लगा? और मतलब मैंने ये टारगेट किया था 95+ का, और मतलब ये था कि टॉप 10 में नाम आ सकता है, लेकिन फर्स्ट रैंक का नहीं सोचा था। तो जब मतलब ये आया तो पहले तो मतलब वो हाई स्कूल रिजल्ट आ गया था, इंटरमीडिएट की आपने अपने पेरेंट्स को तो नहीं बोला, आपने मेरा नाम शुभ रखा था, आपको एक शुभ संदेश दे रहा हूँ कि फर्स्ट रैंक मिला है करके? मतलब फैमिली वालों को मतलब एक्सपेक्टेशन थी मतलब जिला में आ जाएगा, क्योंकि मतलब विद्यालय में उनको पहले ही पता था जब आप पैदा हुए थे शुभ संदेश मिलना है। ऐसा तो मतलब जो है पहले से मतलब स्थान तो आ रहा था स्कूल में, मतलब ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब जिला में आएगा, लेकिन यूपी मतलब ऑल ओवर यूपी एक बड़ी बात है। तो मतलब जब वो पहले तो वेबसाइट अपलोड नहीं हो रही थी, फिर मतलब जब हुई, पहले तो स्कूल वालों का फ़ोन आया कि मतलब तुमने टॉप कर दिया है, तो मतलब बिलीव नहीं है ऑब्वियसली। फिर दोस्तों का फ़ोन आया, यूट्यूब में देखो, तो उसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा था, नेम चपरा की जगह छपरा हो गया था। फिर उसके बाद पत्रकार वगैरह आए, तो फिर मतलब वो धीरे धीरे मतलब बिलीव हुआ, और फिर मतलब 2-3 घंटे बाद मैंने अपनी मार्कशीट देखी। बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है ऑब्वियसली लाइफ का, और बहुत अच्छा लग रहा है मतलब अपनी फैमिली को प्राउड करके, और बुंदेलखंड से पहली बार मतलब कोई टॉपर निकला है, तो ये भी मतलब अच्छा लगा कि और लोगों को भी मैं इंस्पायर कर सकता हूँ। वेरी गुड। ये वाकई में आप ऑलरेडी इंस्पायर कर रहे हैं और लोगों को। सोशल मीडिया और जो गैजेट्स है, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप में, वो बहुत बच्चे चिपके रहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कितने घंटे सोशल मीडिया पे आप रहते थे? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब करते थे, क्या है? मतलब सोशल मीडिया पे मतलब ये जो मोबाइल है वो मतलब दोनों चीज़ है, आपका बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। आप उससे मतलब अपना यूज भी कर सकते हो, जैसे यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप वो मतलब उसका आंसर देख सकते हो, और इंस्टाग्राम वगैरह सभी मतलब आप जो है अप टू डेट रह सकते हो कि क्या चल रहा है आस पास, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में, क्योंकि मुझे मतलब स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट भी है। तो मतलब मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, लेकिन वही एक कंट्रोल होना चाहिए कि मतलब अगर आपने सोचा कि आधा घंटा अगर मैं चलाऊंगा, तो अगर 2-3 मिनट एक्सीड कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस आधा घंटे का 2 घंटा ना हो जाए तो वो हार्मफुल है। तो मतलब मैं सोशल मीडिया मैंने भी यूज किया है, और लेकिन वही कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने कहा सोशल मीडिया यूज़ किए, तो क्या आप ऑनलाइन भी पढ़ते थे? क्योंकि आप जैसे कहा कि आप महोबा से ही रहे, महोबा में रह के आप फर्स्ट रैंक पाए हैं, इंटरनेट में जो रिसोर्सेस है उसको भी यूज़ करते थे या बहुत खास नहीं? मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग में तो मतलब ऑफलाइन कोचिंग वगैरह सीखी, फिर लास्ट में मतलब जैसे कोई डाउट्स हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको मतलब यूट्यूब से देख लिया, और जैसे कॉपी वगैरह कैसे लिखनी है, और इसके अलावा कॉपी कैसे चेक होती हैं, इस टाइप के मतलब जो क्यूरियस वीडियो हैं वो देखे थे। और
आप पहले भी हर बार फर्स्ट रैंक, या हर बार तो फर्स्ट रैंक आया नहीं होगा, तो उस वक्त जब आपको इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था, अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे थे? आज की तारीख में तो आप फर्स्ट रैंक आ गए, एक तरह से आप जो माउंटेन के टॉप में हैं, तो जिस वक्त आप जब बाकी क्लासेस में, अगर जिस दिन इतनी अच्छी रिजल्ट नहीं आई, के पूछने का तात्पर्य ये है कि आप हार को कैसे देखते हैं, तो उससे कैसे उभर सकता है? मतलब हाँ, 12th से पहले भी मतलब 9th में बहुत हुआ, और मतलब स्टार्टिंग में भी मतलब जो है दूसरा या तीसरा स्थान आता था, तो उस टाइम पे मतलब यही था कि पहले तो मतलब देखता कि गलतियाँ कहाँ की। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर में कोई क्वेश्चन छूट जाता है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, या कई क्वेश्चन ऐसा होता है कि मतलब कन्फ्यूजन होता है बहुत, तो वो मतलब एनालिसिस किया कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, और उसको कोशिश की कि अगले पेपर में ना दोहराऊँ। और बोर्ड एग्जाम में मतलब एक पेपर थोड़ा सा वो हो गया था डिस्टर्ब, तो उस पर भी मतलब थोड़ा सा लो फील कर रहा था, डिप्रेशन में गया था। फिर एक दोस्त ने बहुत हेल्प की, फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, फिर मतलब एक दिन उससे उभरने में भी लगा, फिर मतलब अगले पेपर को फोकस किया। आपने कहा कि दूसरे या तीसरे आता था, वो तभी इतने सोचते थे कि दूसरे तीसरे को तो हम हार नहीं मानते हैं, तो बट फिर भी ईश्वर करे कि आपकी हमेशा ही ऐसे शुभ शुभ अच्छा ही मार्क्स आए। आगे ज़िंदगी में और कुछ सोचे? जैसे आप अभी बिट्स पिलानी में आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए, और कुछ है प्लानिंग है फ्यूचर में? व्हाट डू यू से आप कभी सोचते हैं कि 10 साल बाद मैं कैसे रहूँगा, या उसको इतना ज़्यादा नहीं सोचते कि जो जो प्रतिदिन जो आएगा करते रहे? मतलब प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन मतलब यही है कि जो जिस भी लाइन में मतलब प्राइवेट अगर फील्ड में भी हूँ, तो जिस तरीके से मतलब इंडिया कंट्री के लिए बेटरमेंट कर सकता हूँ। जैसे अगर प्राइवेट जॉब में भी जाऊँ तो क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए, एंड NGO वगैरह चला मतलब सोचूंगा अगर उस एबल हुआ, या फिर जैसे अगर इस क्षेत्र में जाता हूँ सिविल सर्विस में, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी वो पोजीशन मिलती है, तो उसमें मतलब क्या बेटरमेंट कर सकता हूँ इंडिया के लिए। और जो 12th में इतनी पढ़ाई करते हैं, तो कई बच्चे कहते हैं कि 12th के बाद जब हम जो भी आपने अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो एक साल खूब एंजॉय करेंगे, तो अभी आप उस मोड में हैं कि या नहीं, अभी भी आपको इंजीनियरिंग में भी अभी फर्स्ट रैंक लेना है, तो उस टाइप का कैसे एटीट्यूड रहता है? कॉलेज में तो मतलब ऐसा होता है थोड़ा मतलब लाइफ चेंज हो जाती है, मतलब उसमें वैसा कॉम्पिटिशन नहीं रहता कि आपको फर्स्ट रैंक लानी है, तो उस टाइप का तो मतलब नहीं रहता है। लेकिन मतलब बोर्ड में मतलब वो होता है कि पूरा लास्ट का 2 महीना कि आपको पूरा वो फर्स्ट रैंक जितनी ज़्यादा रहता है परसेंटेज, तो इसमें मतलब उतना ज़्यादा CGPA का रहता है, तो उतना उस टाइप का तो नहीं होता। लेकिन हाँ, मतलब एग्ज़ाम के पहले ऑब्वियसली आप चाहते हो अपना अच्छा दो, बेस्ट। ठीक है। और बाकी युवाओं को, जो हमारे यूपी बोर्ड में जो छोटे छोटे ज़िलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हर एक बच्चे के अंदर हो सकता है इतना आत्मविश्वास ना हो, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर हर बच्चा शुभ की तरह आत्मविश्वास के साथ अपना बेहतर से बेहतर, हर एक व्यक्ति को ये संभव नहीं है फर्स्ट रैंक आए, बट बेहतर से बेहतर करने के लिए आत्मविश्वास के साथ, जितने आत्मविश्वास के साथ शुभ ने महोबा से फर्स्ट रैंक पाया, आप इतने आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं, तो कैसे इसको आप हर बच्चे को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक बात मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि बोर्ड इज़ इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई पेपर बिगड़ गया बोर्ड में, या फिर कोई भी होम एग्जामिनेशन का बिगड़ गया, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कोई बोर्ड अगर बिगड़ गया, इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं बनी जितना एक्सपेक्ट किया था, तो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ बेकार है, अब आगे का क्या होगा। तो आई थिंक वो मतलब से बोर्ड एक पड़ाव है, मतलब उस पर मतलब अगर अच्छा किया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं हुआ तो गलतियों से सीखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ हमने गलतियाँ की, और उसको मतलब पॉजिटिव वे में लेकर आगे जो आने वाली चैलेंजेस हैं उसको उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और वो गलतियाँ ना दोहराएं, उस पर काम करना चाहिए। और मतलब वही है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, तो आपको मतलब लगातार मतलब काम करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। तो मतलब जो है अगर कोई असफलता मिलती हुई है बीच में, तो निराश ना हो, ज़्यादातर काम करते रहें, और अगर सक्सेस मिलती है तो उसको एक पॉजिटिव वे में रहे, ऐसा नहीं कि मतलब अब मैंने सब कुछ पा लिया तो अब कुछ नहीं करेंगे आगे, तो मतलब मेहनत लगातार करते रहें। आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी बातें बोली है, हम सबको इन बातों को आत्मसात करना चाहिए। आपने कहा ज़िंदगी एक सफ़र है, इसमें कभी हार कभी जीत मिलती रहती है, हमें आगे बढ़ते रहनी है। शुभ आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही शुभ घड़ी भविष्य में भी आते रहें। आप यहाँ हमारे साथ जुड़े पॉडकास्ट में, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। पूरे भारत में 12th स्टैंडर्ड में लाखों लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, और ICSE बोर्ड में, जो ISC बोर्ड कहते हैं, तो उसमें आप ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 है। इंटरेस्ट ऐसे पढ़ाई में ही
ज़्यादा थोड़ा उस तरफ था इंक्लिनेशन की, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्पोर्ट्स में कभी उतना लगा नहीं। पहले तो एक टाइम ऐसा भी था जब हमें स्पोर्ट्स टाइम वेस्ट लगता था। नेगेटिव तो था ही काफ़ी उसमें कोविड की वजह से, लेकिन एक ये पॉजिटिव था कि सबको अपनी फैमिली के साथ और अपने आप को जानने के लिए ज़्यादा टाइम मिला। जैसे हम अपने इंटरेस्ट को बहुत और ज़्यादा डिग कर पाए डीप कि उसमें मेरा रियल इंटरेस्ट क्या है। जैसे आप जब पढ़ाई करते थे तो क्या ये सोच के करते थे कि आप बोर्ड के लिए इतने घंटे करेंगे, कॉम्पिटिटिव के लिए इतने घंटे करेंगे, या दोनों मिक्स करके करते थे? तो कैसे करते थे? जब हम एम्स का जो स्टेशन है मेट्रो वहाँ गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि पेशेंट्स इतने सारे आते हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम अलग अलग क्या हैं। तो उस टाइम जब पहली बार देखा दिल्ली में जाके तो तब लगा कि हाँ, अब डॉक्टर बनने का डिसीजन जो है वो सही लिया है, क्योंकि काफ़ी नीड है हम लोग की कंट्री को। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी, एंड जब पढ़ते थे तो कंसंट्रेशन के लिए क्या करते थे? इन दोनों के बारे में बताइएगा। कि स्कूल में जो हम लोगों ने 6 आवर्स में पढ़ी है उसको रिवाइज करने में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटा लगना चाहिए अगर स्कूल में फोकस था। तो एक तो वहाँ टाइम बच जाता था क्योंकि स्कूल में फोकस हो जाता था। सोशल मीडिया स्टार्टिंग के टाइम तो ज़्यादा था, 2 to 4 आवर्स हो जाता था कभी कभी, इतना ज़्यादा। लेकिन फिर जो एंड का टाइम आया था लास्ट के 1-2 महीने, फिर हमने सोचा कि नहीं, इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ और बड़ा चाहते हैं तो छोटे छोटे प्लेजर जो अभी सोशल मीडिया से मिलते हैं इनको कट ऑफ करना पड़ेगा। समेट के रखना है कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या आपको फिजिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ पढ़ रहे हैं तो पूरी दिमाग उसी में रहे। तो उसके लिए क्या कोई मेडिटेशन करते थे, या व्हाट मेड यू फोकस? सर उनके लिए तो यही कि ये 12th के या 10th के भी मार्क्स हैं बोर्ड्स के, इससे ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि जैसे मेरे भी टॉप हो गया लेकिन फिर भी हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ रहा है। तो इस टॉप होने से गारंटी नहीं हो जाता कि आगे सब कुछ स्मूथ चलेगा, या फिर अगर कम मार्क्स आ गए तो ये नहीं है कि कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। रैंक 1 आया उसके बाद भी कभी कभी लो फील होता है। हाँ सर, जैसे नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट एकदम ही अलग गेम हो जाता है बोर्ड से। हाँ सर इसमें सबसे पहले डाउट यही रहता है ना कि कम हुआ तो क्या हुआ। तो हमने यही क्वेश्चन अपने आप से पूछा, अगर तुम्हें कम मार्क्स आ गए तो क्या हो जाएगा। फिर उसका आंसर हमको मिला जब अपने आप से बात करी हमने, तो इसका होगा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ मार्क्स से तो कम, डरना नहीं है। मेरे तो एक ये अंदर से आवाज़ आई थी जिसने दुनिया को ये करके दिखाया है कि अगर आप डर छोड़ देते हैं, हार की डर छोड़ देते हैं, तो आप दुनिया को अपने मुट्ठी में काबू कर लेंगे। पूरे ICSE एग्ज़ाम में 12th में फर्स्ट रैंक आपको मिला है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज लेसन फॉर एवरी वन ऑफ अस। आर्यन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। आप पूरे भारत में 12th स्टैंडर्ड में लाखों लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, और ICSE बोर्ड में, जो ISC बोर्ड कहते हैं, तो उसमें आप ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 है। तो बहुत शुभकामनाएं। आप अपने बारे में बताइएगा कि 12th स्टैंडर्ड में जब आप फर्स्ट रैंक पाए, यहाँ से पहले की सफ़र कैसे रही है, एंड जब आप छोटे थे क्या सोचते थे कि 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक मिलेगा, और आगे की भी बात करेंगे। तो जब बचपन में क्या सफ़र कैसे रही है? सब पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आपका कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस पॉडकास्ट पे आने की। आप जैसे इंस्पिरेशनल फिगर के सामने आपने इंस्पिरेशनल तो आप भी हैं, और मुझे लगता है हमसे ज़्यादा आप हैं, क्योंकि आप फर्स्ट रैंक पाए। प्लीज़ बताइए। यस सर, मेरा जो फर्स्ट रैंक था सर वो काफ़ी सिंपल था सर। मेरा बचपन से हमेशा इंटरेस्ट ऐसे पढ़ाई में ही ज़्यादा थोड़ा उस तरफ था इंक्लिनेशन की, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्पोर्ट्स में कभी उतना लगा नहीं। पहले तो एक टाइम ऐसा भी था जब हमें स्पोर्ट्स टाइम वेस्ट लगता था, लेकिन फिर हमें जब वो एकदम इनिशियल डेज में था फिर हमें लगा कि नहीं, स्पोर्ट्स काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर धीरे धीरे जब अराउंड 6, 7, 8 टाइम आया था तब हमने दोनों चीज़ें बैलेंस करनी शुरू हुई। तब मेनली वो जो था इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा। 6, 7, 8 का टाइम होता है, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पहली बार आता है, तब मेरा था, तब मेरी पहली इंटरेस्ट में जगह कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री बायो का। तो और तभी से आइडिया एक बन गया था मन में कि हाँ, डॉक्टरी ही परस्यू करनी आगे 12th स्ट्रीम में PCB लेके। तो एक तो PCB का आइडिया वहीं क्लास 6, 7, 8 से स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद अराउंड 9th में, तो हम 9th के एंड में हम लोग का कोविड आ गया था। फिर तो 9th और 10th और 11th पूरा ऑनलाइन गया था ऑलमोस्ट। ओके। तो 2 साल जो मिले थे हम लोग को, आई थिंक वो 2 साल एक तरह से नेगेटिव तो था ही काफ़ी उसमें कोविड की वजह से, लेकिन एक ये पॉजिटिव था कि सबको अपनी फैमिली के साथ और अपने आप को जानने के लिए ज़्यादा टाइम मिला। जैसे हम अपने इंटरेस्ट को बहुत और ज़्यादा डिग कर पाए डीप कि उसमें मेरा रियल इंटरेस्ट क्या है। जैसे 2 साल जो मिले 10th के, हमें पूरा उस पूरे 10th में हमने एक्सप्लोर करा कौन सा सब्जेक्ट मेरा फर्दर इंटरेस्ट है। आप जब 12th में पढ़ते हैं या उससे पहले ही लोग आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर शुरू करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम्स है तो उस पर कुछ लोगों का ध्यान हट जाता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी लिखे थे? आप बोर्ड का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बैलेंस कैसे करते थे? ये सर हाँ, ये एक काफ़ी चीज़ें, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों का एकदम टेम्परामेंट अलग है, दोनों का फॉर्मेट अलग है, एंड दोनों की चीज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एकदम डिफरेंट है। कॉम्पिटिटिव में आपको करना है कि आपको सब लोगों से उसमें वो नहीं होता है कि आपके 99% आ गए, अगर आप किसी के आपके साथ आए तो उसको रैंक 1 मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। बोर्ड में होता है कि 99 आपके आ गए तो वो 99 आपके ही हैं, वो 99 आपकी मार्कशीट से कोई हटा नहीं सकता है।
लेकिन कॉम्पिटेटिव में लगता है 99 से अगर ऊपर कट ऑफ पहले ही चला गया तो आपको नहीं मिलेगा कॉलेज तब भी। तो आप जब पढ़ाई करते थे तो क्या ये सोच के करते थे कि आप बोर्ड के लिए इतने घंटे करेंगे, कॉम्पिटिटिव के लिए इतने घंटे करेंगे, या दोनों मिक्स करके करते थे? तो कैसे करते थे? सर वो आइडियली बोर्ड से जो पढ़ते हैं वो बेस तो बना ही देता है कॉम्पिटेटिव का, तो एक तो वो कॉमन तो वही हो गया कि जो बोर्ड के लिए पढ़ेंगे वो कॉम्पिटेटिव के लिए एक बेस बना देता है हम लोग का। कॉम्पिटेटिव में बस ये होता है कि एप्लीकेशन उसका बढ़ जाता है, तो कॉम्पिटेटिव में मोर क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच हो जाती है, एंड बोर्ड में मेनली कंसेप्ट बिल्डिंग डेरिवेशंस के थ्रू, डेफिनेशंस के थ्रू एंड क्वेश्चंस के थ्रू इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आपने बताया है कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी हमेशा इंटरेस्ट रही है। तो क्या आप डॉक्टर करके क्या भविष्य में क्या प्लान क्या है? सर मेरा अभी इमीडिएट प्लान तो यही है कि अभी नीट अभी 5th मई को है तो उसके लिए अपियरिंग है, एंड होपफुली उसमें अगर क्लियर हो जाता है अच्छे से तो MBBS करने के बाद मेरा मेन एम तो थोड़ा पहले कार्डियोलॉजी की तरफ ज़्यादा था, लेकिन अब जैसे जैसे और पढ़ रहे हैं तो उसमें और MBBS भी 5.5 ईयर्स का, तो उसमें और इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो मे बी न्यूरोलॉजी और समथिंग लाइक दैट। एंड एक बैक ऑफ द माइंड में पहले ये भी प्लान था कि एक IAS ऑफिसर की भी तैयारी करनी है, IAS बनने की। पहले ये था कि सिर्फ BSc करके प्रिपेयरिंग फॉर IAS, बट स्कूल वाले टीचर्स ने बताया कि तुम BSc मत करो, यू आर केपेबल कि तुम MBBS निकाल सकते हो, तो वाई नॉट ट्राई आफ्टर दैट, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल्स भी हैं जो डॉक्टर्स फिर IAS बने आगे जाके। ओके। सो एक वो भी बैक ऑफ द माइंड में प्लान है। तो डॉक्टर बनने की जो ख्वाहिश है तो ये कब से, ये बचपन में किसी को देखा था आपने, आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है, या आपको वैसे ही समाज में देख के आप हमेशा डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? फैमिली में तो कोई डॉक्टर नहीं है, बट हाँ वही एक सोसाइटी का भी रहता है ना। एक बार अब जो रिसेंट अभी जैसे हम दिल्ली फर्स्ट टाइम गए थे, तो जब हम एम्स का जो स्टेशन है मेट्रो वहाँ गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि पेशेंट्स इतने सारे आते हैं, सब लोगों की प्रॉब्लम अलग अलग क्या हैं। तो उस टाइम जब पहली बार देखा दिल्ली में जाके तो तब लगा कि हाँ अब डॉक्टर बनने का डिसीजन जो है वो सही लिया है, क्योंकि काफ़ी नीड है हम लोग की कंट्री को। एंड प्लस कोविड के टाइम भी जो देखा हम लोगों ने कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने इतना काम करा, तो एक वो भी मोटिवेशन का फैक्टर रहता है कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। अगर यहाँ पे आए हैं इस अर्थ पे तो कुछ हम लोग पॉजिटिव चेंज ला के जाएँ, वरना फिर क्या फ़ायदा। ग्रेट। तो आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ते थे 12th में, या उससे पहले 11th में, या 12th का ही बताइएगा कि हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी, एंड जब पढ़ते थे तो कंसंट्रेशन के लिए क्या करते थे, इन दोनों के बारे में बताइएगा। पढ़ाई का तो ये मेरा ऐसा था कि स्कूल अराउंड 6 आवर्स का होता था, तो स्कूल के 6 आवर्स में काफ़ी, एक तो पहला ये था कि स्कूल में अगर 100% फोकस थे। आप लखनऊ से ही पढ़े हैं? लखनऊ से ही, जी सर। तो अगर स्कूल में 100% हमने फोकस करा तो फिर घर आके वो चीज़ स्कूल में जो हम लोगों ने 6 आवर्स में पढ़ी है उसको रिवाइज करने में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटा लगना चाहिए अगर स्कूल में फोकस था। तो एक तो वहाँ टाइम बच जाता था क्योंकि स्कूल में फोकस हो जाता था, तो घर में कम टाइम लगे तो उसको रिवाइज करने में। और इसके अलावा हम 2-3 आवर एक्स्ट्रा करते थे डेली, जैसे कि पुराना हो गया, जैसे कोई चैप्टर्स बहुत पहले के हो गए तो उनको रिवाइज करना। एंड जो फोकस वाली टेक्निक आपने पूछी उसमें मेरा था कि 1-2 ऐप्स आते हैं कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा वो है। मेरा भी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स थे सारे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह थे, बट देन उस पर भी एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आपको कितनी देर यूज़ करना है। जैसे एक मोबाइल, उसके लिए भी ऐप आते हैं कि आप स्क्रीन टाइम सेट कर दें कि इंस्टा सिर्फ 1 आवर चलेगा मेरा, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। तो यही हमने भी यूज़ करे थे। तो आप 12th में कितने घंटे सोशल मीडिया यूज़ करते थे? तो सोशल मीडिया स्टार्टिंग के टाइम तो ज़्यादा था, 2 to 4 आवर्स हो जाता था कभी कभी, इतना ज़्यादा। लेकिन फिर जो एंड का टाइम आया था लास्ट के 1-2 महीने, फिर हमने सोचा कि नहीं, इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ और बड़ा चाहते हैं तो छोटे छोटे प्लेजर जो अभी सोशल मीडिया से मिलते हैं इनको कट ऑफ करना पड़ेगा। तो आपको क्या घर में किसी ने ज़बरदस्ती कट ऑफ कराया, या आप सेल्फ मोटिवेटेड थे कि नहीं, आप कंप्यूटर छीन लेते थे घर में, या आप ही दूर हो जाते थे उससे कि नहीं हम सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं करेंगे? सर एक तो सेल्फ भी था, और प्लस स्कूल में हम ये करते थे कि स्कूल में एंड के टाइम तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास चलती थी बस 2 आवर्स की, 8 to 10। उसके बाद ये करते हम लोग फ्रेंड्स का जो ग्रुप था, मेरे फ्रेंड्स भी जो हैं वो भी सब पढ़ने में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, तो हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे स्कूल में रुक के। तो 10 to 4, तो स्कूल में कोई डिस्ट्रैक्शन तो होता नहीं था, कोई सोशल मीडिया, कोई डिवाइस नहीं, तो स्कूल में जो 10 to 4 का टाइम होता था ये पूरा काफ़ी प्रोडक्टिव रहता था हम लोग का, कि अगर ग्रुप स्टडी कर ली कि कोई टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है तो हमने वहाँ तो क्लास चलेगी 10 to 4 में, तो अधिकांश क्लास टाइमिंग्स में स्टडी कैसे करते थे? कि तो हम लोग को लाइब्रेरी का अलॉटमेंट था कि हम लोग लाइब्रेरी में जाके अपना अलग से ग्रुप स्टडी कर सकते थे। ओके। यस सर। तो उसमें होता था कि हमने कोई टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है तो हमने दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया, तो उससे मेरा रिवाइज हो गया, प्लस उसको भी समझ आ गया, और साथ में क्वेश्चंस कर ली, उससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहती थी हेल्दी। और जो काम हम लोग घर पे 2 घंटे में करते हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो मतलब ग्रुप स्टडी में वो कम टाइम में अचीव हो जाता है क्योंकि 2 लोग साथ में पढ़ रहे हैं। तो और रात में नींद कितने घंटे, जनरली कितने घंटे सोते थे? सर सोने में नींद तो प्रॉपर थी सर मेरी, अराउंड 6 to 7 आवर्स लेते थे नींद।
ओके क्योंकि जनरली कई आज की तारीख में बच्चे ये सोचते हैं कि रात में देर तक पढ़ेंगे या सुबह, या ऐसे नहीं है, तो यू यूज़ टू स्लीप वेल एंड फोकस के लिए अगेन मैं उस पे आता हूँ कि बहुत बार जब यूथ को आप देखते हैं कि वो उतनी आवर्स तो पुटअप करते हैं बट समवेयर वो उस जो जब किताब के सामने बैठे हैं या वो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो उतनी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या आप कोई अपने आप को स्पेशली एवेल्युएट करते थे कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो हाउ डिड यू डू इट? उसके लिए तो ये था कि हाँ कभी कभी होता है जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पीछे बैक ऑफ द माइंड थॉट चल रहा है कि या तो आईपीएल मैच चल रहा इसलिए भी होगा। स्पेशल पूछ रहा हूँ क्योंकि यूथ ना मन जब आप युवा होते हैं बहुत चंचल होता है, उतना ज़्यादा आपको चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है कि आपको पूरा मन को ला के बांध के उस पर समेट के रखना है कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या आपको फिजिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ पढ़ रहे हैं तो पूरी दिमाग उसी में रहे। तो उसके लिए क्या कोई मेडिटेशन करते थे या व्हाट मेड यू फोकस? सर फोकस ही सर मेडिटेशन तो ऐसे कभी ट्राई नहीं करें क्योंकि कभी हमसे होती नहीं थी एक्चुअली। तो बाकी सर फोकस मेरा ये था कि हम जिस टाइम पे ऐसे मेरा था कि अगर पढ़ाई में बैक ऑफ द माइंड चलते रहते कभी कभी ऐसे आईपीएल आ रहा है स्कोर देख लें या फिर वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसका मैच देख लिया जाए, तो कभी अगर ऐसा होता था तो हम उसको गिव इन कर देते। जैसे मतलब था कि मान लो 15 मिनट आईपीएल देखना है तो हमने 15 मिनट मैच देखा, सिर्फ 15 मिनट, लेकिन फिर वो था तो माइंड भी मेरा फ्रेश हो गया। जो माइंड में थॉट आ रहा था कि आईपीएल देखना आईपीएल देखना आईपीएल देखना है वो भी चला गया। फिर जो 15 मिनट का ब्रेक मिला था उसमें दिमाग भी फ्रेश हो गया मेरा, तो उसमें दोबारा पढ़ाई शुरू करी। तो अभी जब एग्ज़ाम नज़दीक आई, जब 12th में आपको पता है कि पूरे लाखों लोग बच्चे लिखते हैं पूरे देश भर में, तो माइंड को कैसे प्रेशर से फ्री रखते थे? क्योंकि जनरली ये डर रहता है कि अरे मुझे कम मार्क्स आ जाएगा तो क्या होगा। तो हाउ डिड यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम? सर इसमें सबसे पहले डाउट यही रहता है ना कि कम हुआ तो क्या हुआ, तो हमने यही क्वेश्चन अपने आप से पूछा, अगर तुम्हें कम मार्क्स आ गए तो क्या हो जाएगा। फिर उसका आंसर हमको मिला जब अपने आप से बात करी हमने, तो इसका होगा कुछ नहीं होगा ज़्यादा, क्या होगा, सिर्फ मार्क्स ही तो कमाएंगे, मार्क्स आगे की लाइफ तो कुछ थोड़ी साइड होगी इससे आगे, क्योंकि हर जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम लगता है, अगर यहाँ नहीं हो तो उससे अच्छा और कहीं हो जाएगा, और अगर अच्छे आ गए तो एक मोटिवेशन की तरह वर्क करेगा आगे के लिए। डर के साथ कुछ नहीं ये करना जो चाहिए। बात बताई ये मैं अपनी व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ। ये देखिए जीवंत उदाहरण है जिसने दुनिया को ये करके दिखाया है कि अगर आप डर छोड़ देते हैं, हार की डर छोड़ देते हैं, तो आप दुनिया को अपने मुट्ठी में काबू कर लेंगे। पूरे ऐसी एग्ज़ाम में 12th में फर्स्ट रैंक आपको मिला है, तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज लेसन फॉर एवरी वन ऑफ अस। जब आप एग्ज़ाम लिखने when you used to write exams, did you have any special mental preparation? क्योंकि वो जो 3 घंटे है वो बहुत क्रूशियल होता है। तो did you have any regimen that you would recommend to others, या वैसे ही जाके जैसे आपने कहा कि बिना डरे जाके लिखते थे? सो पहले बोर्ड एग्जाम हम लोग का था वही 13 फेब में याद है डेट तब था, तो हम लोग का ये हुआ था कि 10th में हम लोग का बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे, तो 12th वाला बोर्ड ही फर्स्ट बोर्ड था। तो एक डर तो लग ही रहा था कि पता नहीं क्यों, क्योंकि ये नेचुरली होता है कि सबको जितना भी कहे कि डर नहीं लगना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है। तो उसमें स्कूल में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कूल में हम लोगों को करवाई गई थी। उस दिन मॉर्निंग हम लोग को सरस्वती वंदना करवाई गई थी, तो इसने एक तो वो पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बना दिया उन्होंने, प्लस उसके बाद सबको उन्होंने टीका लगाया, मिठाई खिलाई। तो उसके बाद एक तो ये पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम बोर्ड वाला हम लोग का। प्लस उसने और मेरा दिमाग भी ये रहता था कि एग्जाम से एक दिन पहले नींद प्रॉपर होनी चाहिए, कि उस दिन अगर नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो एग्जाम में एक तो इरिटेशन रहता है, नींद आई थी अच्छे से? हाँ नींद फिर हमने ले ली थी इसी तरह कि 6 आवर्स तो पूरी कर लें, क्योंकि फिर सर दर्द होने लगता है एग्जाम में, फिर उससे इरिटेशन आएगा और उस इरिटेशन में फिर क्वेश्चंस गलत होकर प्रेशर में चले जाएंगे एग्जाम के दौरान, फिर वो 3 आवर पूरे ख़राब हो जाएंगे। 1 घंटा नींद बचाने के चक्कर में वो 3 आवर ख़राब हो गए। करेक्ट। एंड जब एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आई तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको ऑल इंडिया फर्स्ट आएगा, कि या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट के बारे में? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी अराउंड कि 98 99 या फिर यूपी टॉप तक मैक्सिमम थी कि उत्तर प्रदेश में टॉप कर लेंगे, बट ये नहीं सोचा था कि इंडिया में AIR 1 तो जब AIR 1 आया, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 आया, तो आपको कैसे लगा, या अभी तक उसको आप हैज़ इट संक इन, कि कैसे लगता है कि जैसे ऐसे लगता होगा कि पूरे 7वें आसमान पर पहुंच गए? तो हाउ डिड यू फील? हाँ जब उस टाइम रिजल्ट देखा तो लैपटॉप पे तो पहली बात तो 2-3 बार चेक करा कि हाँ सही में उतनी परसेंटेज बन रही है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर लगा हाँ, फिर स्कूल से कॉल आने लगे कि जल्दी आओ,
तो उस दिन तो इतना जल्दी जल्दी सब हुआ था कि उस दिन तो कुछ प्रोसेस नहीं हो पाया कि कैसे क्या हो गया, इतनी रैंक आ गई। हाँ फिर वो धीरे धीरे करके इट संक इन कि हाँ। तुमने कर दिया है। हाँ फिर और भी कभी फिर जब लगता है कि डिप्रेशन टाइप, मतलब कि डिप्रेशन तो नहीं खैर, हाँ। जब लो फील होता है तब याद करते हैं कि तुमने वो कर लिया था तो अब कुछ और भी कर ही सकते हो। हाँ, मतलब अब आप कह रहे हैं कि जब रैंक 1 आया उसके बाद भी कभी कभी लो फील होता है हाँ कि- सर, जैसे नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट एकदम ही अलग गेम हो जाता है बोर्ड से। हाँ तो उसमें है कि कभी कभी ऐसे लगा कि अब नहीं पढ़ पाएंगे नीट में, क्योंकि नीट या किसी और भी एग्जाम में आपको कंसिस्टेंसी लगानी पड़ती है। तो कंसिस्टेंसी में कभी होता है ना 1-2 दिन कम बेकार चले गए थे, 2-3 घंटे ही पढ़ाई हो पाई सिर्फ, तो उसमें लगने लगता है कि 2-3 घंटे से कहाँ कर पाओगे तुम, वो अंदर से नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। तो उसको कैसे टैकल करते हैं? हाउ डू यू टैकल दैट फियर ऑफ अनसर्टेनिटी? अभी आपने कहा नीट एग्ज़ाम अभी लिखेंगे आप उसमें, तो उसमें क्या अपने आप को, एक तो सीक्रेट आपने बता ही दिया है कि आपने सोचा कि 12th में भी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक तरह से आपने डर छोड़ दी, तो इसमें भी नीट के लिए आपकी तैयारी में क्या सोचते हैं? इसमें आई थिंक सपोर्ट सिस्टम, जो सपोर्ट ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरा कभी पेरेंट्स से बात कर ली तो पेरेंट्स से बात करके काफ़ी कुछ लाइट हो जाता है। पेरेंट्स से बात करके उनको प्रॉब्लम शेयर कर दी, या फिर मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी हैं, जैसे संकल्प है, अंजलि, ये 2 लोग हैं, इन दोनों के साथ हम कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। इनसे होता है कि मंथ में एक बार कॉल पे लग जाते हैं, एक घंटा मंथ में बात हो जाती है। तो कुछ लोग, कुछ वो बातें करते हैं, कुछ हम करते हैं, उससे काफ़ी कुछ लाइट हो जाता है। हाँ, दोस्ती बहुत काम आती है। वेरी ट्रू। एंड देन जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि कार्डियोलॉजिस्ट और भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर डू यू हैव एनी अदर प्लान्स अपार्ट फ्रॉम दिस, कि या अभी फर्स्ट यू वांट टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप, कि क्योंकि फर्स्ट रैंक आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ आपने सोचा होगा, सो व्हाट इज़ योर प्लान फॉर फ्यूचर? सर अभी तो मेरा है कि स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए, क्योंकि MBBS डिग्री भी 5.5 ईयर्स की, 5 साल बड़े हैं टाइम है उसमें, तो उसमें भी थॉट प्रोसेस काफ़ी डेवलप होगा, माइंडसेट चेंज होगा। बट एक अल्टीमेट अगर अभी करेंटली हमसे पूछा है तो एक तो ये है कि MBBS एक प्लान है, प्लस इसके अलावा एक IAS ऑफिसर का भी बैक ऑफ द माइंड में है कि UPSC के लिए भी प्रिपरेशन है। तो करेंटली तो यही है, बट मोर लाइकली आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कि हर साल जब 12th का रिजल्ट आता है, बोर्ड में एक ही व्यक्ति फर्स्ट आता है, एग्ज़ाम तो लाखों बच्चे लिखे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कि बिकॉज मेनी ऑफ देम वुड हैव स्टडीड एज मच एज यू हैव स्टडीड, तो आपके हिसाब से, जैसे आपने तो सक्सेस देखी है, हाउ बाकी जितने भी बच्चे होंगे वो भी अच्छा किए होंगे, अच्छी परसेंटेज आई होगी, कुछ लोगों को नहीं आई भी होगी, तो फॉर देम व्हाट वुड यू लाइक टू से? सर उनके लिए तो यही कि ये 12th के या 10th के भी मार्क्स हैं बोर्ड्स के, इससे ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि जैसे मेरे भी टॉप हो गया, लेकिन फिर भी हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ रहा है। तो इस टॉप होने से गारंटी नहीं हो जाता कि आगे सब कुछ स्मूथ चलेगा, या फिर अगर कम मार्क्स आ गए तो ऐसे ये नहीं कि कोई कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा। तो उसके अलावा तो 12th तो एक बस स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जैसे फर्स्ट माइलस्टोन है 12th, उसमें अगर कुछ नहीं भी हो पाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लें, क्योंकि आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लाइफ बहुत छोटी है, अभी तो स्टार्ट हुई है, जस्ट 12th तो फर्स्ट से 18 में तो स्टार्ट होता है अडल्टहुड, तो उसके बाद तो न्यू लाइफ शुरू हुई है 18 के बाद से। अभी तो बहुत टाइम बचा है आगे का, तो बहुत आगे चांसेस मिलेंगे, इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। तो आपने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी बात कह दी, कि आपने कहा कि लाइफ इज़ ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसी बात के साथ आप यहाँ आए और हमारे साथ पॉडकास्टिंग में जुड़े, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और भविष्य के लिए जो जो आपने सपने हैं और वो सब साकार हो, भविष्य के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।